उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्वर्णिम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्णिम भारत यानी कि प्राचीन काल में हमारे भारत का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा। प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे देश का व्यापार विश्व के बहुत सारे देशों से चलता था और उन सारे देशों से बदले में सोना चांदी आता था, इसलिए हमारे देश में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा प्राचीन काल में हमारे भारत का जो साम्राज्य है वो दूर दूर देशों तक फैला हुआ था, जैसे जावा, मलाया, सुमात्रा, कंबोडिया, ईरान आदि देशों तक फैला हुआ था। जावा, मलाया, सुमात्रा आदि ये समुद्र पार के प्रदेश थे और ऐसे समुद्र पार प्रदेशों को प्राचीन काल में द्वीपांतर कहा जाता था, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में अंतर। प्राचीन काल में हमारे भारत को 72 भारत भी कहा जाता था। 72 भारत, 72 का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में बड़ा, यानी कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में हमारे भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा था। दूर दूर देशों तक हमारे देश की सीमाएं फैली हुई थी। हमारी भारतीय संस्कृति का झंडा इन सभी देशों में लहराता था, इसलिए हमारा भारत बहुत समृद्ध था। संस्कृति बहुत अच्छी थी। हमारे देश की संस्कृति सभी संस्कृतियों में सबसे उन्नत थी। हमारी संस्कृति के 2 आदर्श थे। भारतीय संस्कृति के आदर्श, भारतीय संस्कृति के 2 प्रमुख आदर्श थे। नंबर 1, सभी सुखी रहे और निरोगी रहे। ये हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कामना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नंबर 2, सारी पृथ्वी को परिवार मानना। यानी वसुधैव कुटुम्बकम, यानी ये हमारे संस्कृति के 2 मुख्य आदर्श रहे हैं, जिनके कारण हमारा प्राचीन काल में भारत बहुत गौरवशाली रहा और सभी लोगों ने हमारी संस्कृति को आत्मसात भी किया। इसके अलावा प्राचीन काल में हमारे देश में शासन व्यवस्था राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र का जैसे आप जानते हैं, राज प्लस तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी राजा का शासन। राजा का शासन। गणतंत्र माने जनता का शासन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले हमारे देश में महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद शब्द जनपद, सबसे पहले जनपदों का निर्माण हुआ। जनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन यानी मनुष्य, पद माने पैर, यानी जहाँ पर मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा वो स्थान क्या कहलाने लगे? जनपद। और कई जनपदों के मिलने से महाजनपदों का उदय हुआ। कई जनपदों के मिलने से महाजनपदों का उदय हुआ। इस प्रकार प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। इन सब में शक्तिशाली
शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद वर्तमान में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में आता था। इस महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगृह, और बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। यहाँ पर कई शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। इन राजाओं के नाम थे मगध में राज करने वाले बिंबिसार, अजातशत्रु आदि। शक्तिशाली राजाओं ने, जरासंध आदि और भी राजा थे, उन्होंने शासन किया। इसके अलावा शूरसेन, अवंती, कौशल, वत्स, वाराणसी आदि और बहुत महाजनपद थे। इन सभी महाजनपदों की विशेषता ये थी कि इनमें प्रत्येक में राजा होता था, राजा होता था, राजधानी होती थी, सेना होती थी। ये इनकी विशेषता थी। इसके अलावा ये तो हो गया राजतंत्र के बारे में। अब गणराज्य के बारे में देखो। गणराज्य का मतलब होता है जनता का शासन। सोलह महाजनपदों के अलावा प्राचीन भारत में कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य जैसे महाजनपदों में तो राजा का शासन था, लेकिन गणराज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। लोगों का समूह शासन करता था। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि गणराज्यों में शासन कौन करता था? लोगों का एक समूह शासन करता था। इसके बाद देखो वो कौन कौन से गणराज्य थे। नंबर 1 पावा। पावा में मल्ल जाति के लोगों का समूह शासन करता था। रामग्राम, रामग्राम में कोलिय। नंबर 3 मिथिला। मिथिला में विधे। नंबर 4 कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में शाक्य जाति के लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार से ये हमारे भारत में पावा, रामग्राम, मिथिला, कपिलवस्तु आदि ये गणराज्य थे और यहाँ पर इन जाति के लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। तो ये तो हो गए महाजनपद और गणराज्यों के बारे में। अब हम हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि राजस्थान में भी प्राचीन काल में कुछ जनपद थे। राजस्थान में भी प्राचीन काल में कुछ जनपद थे, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जनपद। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजस्थान में जनपदों का उदय क्यों हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में जनपदों का उदय क्यों हुआ। ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि जनपदों का उदय हुआ। तो देखो, यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की कुछ वीर जातियाँ राजस्थान में आकर रहने लगी। शिवी, मालव आदि जातियाँ राजस्थान में आकर रहने लगी, पूरी राजस्थान में, और उनसे जनपदों का विकास हुआ। और वो कौन कौन से जनपद थे? नंबर 1 जांगल जनपद। सबसे पहला था जांगल जनपद। नंबर 2 शूरसेन जनपद। नंबर 3 है मत्स्य जनपद। नंबर 4 है शिवी जनपद।
अब मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा। देखो, जांगल जनपद हमारे राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्रों में फैला हुआ था और इस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता है। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जांगल जनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रपुर। यहाँ के राजा जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण अपने आप को जंगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के और जोधपुर के शासक अपने आप को जंगलधर बादशाह कहते थे। तो ये तो हो गया जांगल जनपद के बारे में। जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। अहिछत्रपुर राजधानी थी, इसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। प्रदेश जांगल प्रदेश था। राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। उनके राज चिन्ह में भी लिखा हुआ था जय जांगलधर। इसके बाद अपन सूरसेन जनपद के बारे में पढ़ते हैं। सूरसेन जनपद ये धौलपुर, करौली, भरतपुर और मथुरा के ब्रज क्षेत्रों में फैला हुआ था। सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज राज करती थी, यादव। तो ये सूरसेन जनपद के बारे में हो गया। इसके बाद नंबर 3 है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद ये अलवर और जयपुर के उपजाऊ प्रदेश में फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी विराट। ये महाभारतकालीन जनपद है। मत्स्य जनपद महाभारतकालीन है। अब कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि राजस्थान में महाभारतकालीन जनपद कौन सा था? तो मत्स्य जनपद। राजधानी कौन सी थी? विराट। इसके बाद शिवी जनपद। शिवी जो जनपद है ये पंजाब से आई भीड़ जाति, जिसके बारे में मैंने बताया, शिवी जाति के द्वारा बसाया गया था। पंजाब से ये जाति यूनानी आक्रमण के भय के कारण राजस्थान में जोधपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास आकर रहने लग गई और वहीं पर इन्होंने इस जनपद का निर्माण किया। इनके वहाँ पर सिक्के भी मिले हैं और वहीं पर इनकी राजधानी बनाई इन्होंने, मध्यमक्का नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के मैंने चारों जनपदों के बारे में आपको बताया। अब अपन का नए जो टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। मौर्य वंश भारत का बहुत महत्वपूर्ण राजवंश। लगभग 150 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंदवंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सहायता ली थी वो अपने गुरु कौटिल्य की ली थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इसके और नाम भी थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व यानी ईसा से 322 वर्ष पहले नंदवंश के राजा घनानंद को अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। तो ये तो इसकी स्थापना के बारे में हो गया। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दूसरी विजय प्राप्त की वो की थी यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर पर विजय प्राप्त की और बाद में दोनों में संधि हो गई। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और दोनों में उपहारों का आदान प्रदान हुआ, प्रदेश दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हाथी आदि उपहार में दिए।
तो दूसरी विजय ये थी। तीसरी विजय, चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी सम्राट था, अपने साम्राज्य की सीमाओं को लगातार बढ़ाना चाहता था। तो इसने बाद में गंगा यमुना के दोआब, गंगा यमुना के दोआब, गंगा यमुना के दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच के भूभाग, यानी गंगा यमुना के दोआब पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। इसके बाद काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान आदि पर भी विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। तो इन बातों की जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद चौथी जो विजय है उसके बारे में, दो तमिल ग्रंथ, दो तमिल ग्रंथ जिनके नाम है एनानुरू और मुर्नानुरू। इन दो तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के ये दो साक्ष्य है, एनानुरू और मुर्नानुरू, दो तमिल ग्रंथ है। इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब देखो इसका साम्राज्य बढ़ गया, समय बीतता गया और जीवन का समय नज़दीक आ गया, और बाद में इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि, जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और जैन धर्म अपना लिया, और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर 2 दिन के उपवास, जिसको जैन धर्म में संथारा प्रथा कहते हैं, उपवास करने के बाद में 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में, उसकी विजयों के बारे में और उसके जीवन के अंतिम समय, धर्म आदि के बारे में मैंने बताया। दोबारा एक बार बता दूं, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के राजा घनानंद को हराकर साम्राज्य की स्थापना की। गुरु का नाम चाणक्य था, और इसके और नाम भी थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य आदि। 4 विजय इसने प्राप्त की। सबसे पहले नंदवंश के राजा घनानंद को हराया, फिर इसने दूसरी विजय सेल्यूकस निकेटर को हराया, तीसरी विजय इसने काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, गंगा यमुना के दोआब पर विजय प्राप्त की। चौथी के बारे में प्रमाण मिलता है एनानुरू और मुर्नानुरू में, कैसे दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर 2 दिन के उपवास के बाद इसने अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद में इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार भी गद्दी पर बैठ गया, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। बिंदुसार एक शांति प्रिय राजा था। बिंदुसार वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो एक ही नंबर के हैं, मैं बता दूं। बिंदुसार 298 में गद्दी पर बैठ गया और ये शांति प्रिय राजा था। राजा इसके नामों के बारे में वो है, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहते हैं। जैन ग्रंथों में यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं बिंदुसार के बारे में कि जैन ग्रंथों में इसका नाम है सिंहसेन, और यूनानी लेखकों ने इसका नाम जो बताया वो बताया अमित्रोचेटस। ये वायु पुराण में नाम है भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस नाम दिया। इसके काल में 2 विदेशी यात्री भी आए, उनके नाम बताऊं मैं। यूनानी लेखक, यूनानी जो यात्री आया उसका नाम था डायमिकस, और मिस्री एक राजदूत आया था उसका नाम था डियानीसियस। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में, और इस पार्ट में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से ये जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम था, भद्रसार, जैन ग्रंथों में क्या नाम था, सिंहसेन, यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया, अमित्रोचेटस।
यूनानी राजदूत कौन सा आया बिंदुसार के समय में? डायमेकस। मिस्री राजदूत कौन सा आया? डियानीसियस आया। तो इसमें से बस यही क्वेश्चन है और यही इसका वर्णन है। इसके बाद में इसका बेटा अशोक, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जो महान अशोक महान के नाम से गद्दी पर बैठा। तो हाँ, बिंदुसार के बाद में अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक के बारे में ये बात कही जाती है कि अपने पिता के जीते जी गद्दी पर बैठ गया और पिता के मरने के बाद में दोबारा इसने अपना राज तिलक करवाया। इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। सबसे पहले इसको कश्मीर बहुत पसंद था, तो कश्मीर पर विजय प्राप्त की अशोक ने। देखो, अशोक सबसे पहले अपन ऐसा पढ़ते हैं कि बिंदुसार का बेटा था, पिता के जीते जी गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही इसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर नामक नगर इसने बसाया। उसके बाद खोतान पर विजय प्राप्त की, खोतान पर विजय प्राप्त की। इसके बाद काबुल, हेरात, कंधार पर इसने विजय प्राप्त की तथा इसने जो अंतिम युद्ध लड़ा वो लड़ा उड़ीसा प्रांत में कलिंग में। कलिंग के राजा नंदराज वत्स को इसने हराया। जो अंतिम युद्ध था, उस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए। युद्ध के दौरान, युद्ध के समय जब ये युद्ध भूमि में गया तो वहाँ पर घायल सैनिक चित्कार रहे थे। तो ऐसे करुण दृश्य को देख कर के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और कलिंग युद्ध के मैदान में ही इसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन भी है कि कौन से युद्ध में अशोक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में युद्ध नहीं करूँगा? कलिंग युद्ध में। वो उड़ीसा के राजा नंदराज वत्स के साथ लड़ा गया, इसमें इसकी जीत हुई, लेकिन इसने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। और बाद में इसने 2 बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा का पुजारी बन गया और इसने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया, अनेक चैत्य मठ, स्तूप आदि बनवाए, बहुत सारे काम किए, अनेक अभिलेख, शिलालेख आदि इसने लिखवाए और अपने प्रशासन को बहुत अच्छी प्रकार से चलाया और महान राजा की संज्ञा प्राप्त की। आज अपन यहीं पर अपने लेसन को विराम देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि राजस्थान के जनपदों का वर्णन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जनपदों का उदय क्यों हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है और 1-1 नंबर के क्वेश्चन में बिंदुसार वाले जो टॉपिक में अपन ने अभी पढ़े, उनके नामों के बारे में, 2 राजदूतों के बारे में, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप इस तरह से रिपीट कर लें। धन्यवाद।